जो इसके पहले हम पहले पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं इसका बेसिक्स, इस चैप्टर का बेसिक यूनिट एंड मेजरमेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने पहले पार्ट में डायमेंशनल फॉर्मूले निकालना सिखाया था आपको, कैसे डायमेंशनल फॉर्मूले निकाले जाएंगे। अब इसके बाद उन डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज़ कहाँ किया जाएगा, कैसे हम उनको यूटिलाइज करें, कैसे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स को डायमेंशनल फॉर्मूला से रिलेटेड। चलिए देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। बेसिकली ये तीन होते हैं, मेन कितने हैं? तीन। पहला है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। इससे हम डिफरेंट टाइप जो भी आपकी फिजिकल इक्वेशन है, जैसे इक्वेशंस ऑफ मोशन, इन सभी को हम चेक कर सकते हैं कि फिजिकली करेक्ट है नहीं, डायमेंशनली करेक्ट है नहीं। इसके बाद दूसरा है टू एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे आपको बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी दे दी जाएंगी और बताया जाएगा कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किसमें डायरेक्टली डिपेंडेंट है, कौन इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, और इसके थ्रू हम रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे। तीसरी आपकी एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। सिस्टम्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सिस्टम बेसिकली ऑफ थ्री टाइप्स। पहला सिस्टम एनकेएस सिस्टम, दूसरा सीजीएस और तीसरा एफईएस। ठीक है, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। सेकंड वन इज सीजीएस, सेंटीमीटर, ग्राम्स एंड सेकंड। थर्ड वन इज फुट, पाउंड एंड सेकंड। याद रखना टाइम को तीनों ही सिस्टम में सेकंड से डिनोट किया जाता है। मीटर, सेंटीमीटर, फुट, किलोग्राम, ग्राम और पाउंड। चलिए, पहली एप्लीकेशन है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। कोई भी फिजिकल इक्वेशन इसमें ले सकते हैं जिसकी हमें, आप अभी इनिशियली फिजिक्स पढ़ रहे हैं एक्सपेंड लेवल में, तो इक्वेशन ऑफ मोशन को ही ले लेते हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ले लो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये हमें चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो हमें टर्म कंसीडर करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको टर्म पहचानने पड़ेंगे, इसमें टर्म कितने हैं। जैसे इसमें पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म। इस वाले को हम आरएचएस और एलएचएस में आपके दो टर्म है, एक यूटी और दूसरा टर्म कौन सा है? हाफ ए टी स्क्वायर, जिसमें हाफ क्या है, 1/2 क्या है, कांस्टेंट है। चलिए, तो अलग अलग निकाल लेते हैं। जैसे पहले आरएचएस के हमने डायमेंशन निकाला, डायमेंशन निकाले, क्या था आपके पास? एस। एस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन होता है एल, लेंथ L1 या L। इसके बाद आप एलएचएस की बात करते हैं। एलएचएस में दो टर्म दिखाई दे रहे हैं। पहला यूटी, यूटी मतलब, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी एंड टी मतलब टाइम। तो यू इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? एल टी माइनस 1 और टाइम का टी। इसको आगे सॉल्व करेंगे, टी से टी कट जाए, क्या बचेगा आपके पास? एल। सेकेंड टर्म आपके पास कौन सा था? 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, 1/2 कॉन्स्टेंट है, उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसके बाद ए आता है, ए क्या है आपके पास? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एल टी माइनस 2, एल टी माइनस 2 इंटू टाइम का स्क्वायर यानी टी का स्क्वायर। टी 2 से टी 2 माइनस 2 कट गए, बचा गया आपके पास एल। अब देखिए तीनों ही टर्म, तीन टर्म में बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ दो टर्म है इसमें, एलएचएस में दो टर्म है और आरएचएस में एक टर्म है। तो सबका आरएचएस का और एलएचएस के सारे टर्म के डायमेंशन जो है सेम आ गए हैं ना। इसको हम लिख सकते हैं एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। जैसे ही आपने लिखा तो आपने चेक कर लिया कि ये फिजिकल इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली बिल्कुल करेक्ट है। पहली एप्लीकेशन हम कर चुके हैं, अब बारी है दूसरी एप्लीकेशन। दूसरी एप्लीकेशन क्या है? टू एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना, इसका दूसरा एप्लीकेशन है। एग्जांपल, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन इट्स इफेक्टिव लेंथ। तो पहला फिजिकल क्वांटिटी हमें क्या मिला था? टाइम पीरियड। पहली फिजिकल क्वांटिटी क्या है? टाइम पीरियड। दूसरा इफेक्टिव लेंथ,
टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, इफेक्टिव एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वही जो आप पहले पढ़ चुके हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एस्टैब्लिश फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम यूजिंग डायमेंशनल मेथड। तो डायमेंशनल मेथड के थ्रू हमें एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना है इन फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में, जैसा कि हमें बताया गया है। टाइम पीरियड को हम टी से डिनोट करेंगे, ठीक है। टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड कर रहा है इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ मतलब एल, ठीक। और किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली डिपेंड किस पे कर रहा है, एक्सेलरेशन पे, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं, पार्ट चालू करते हैं। एल की पावर ए और जी की पावर बी, अगर और भी फिजिकल क्वांटिटी होती इसी तरीके से हम पावर को बना देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी जितना चाहो, ठीक है। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब इन सारी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस लिख लेते हैं। जैसे टी का डायमेंशन क्या होता है, टाइम का, टी इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा। एल की ऊपर पावर क्या है, ए। एल का डायमेंशन क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ का डायमेंशन होता है एल, तो एल के ऊपर पावर जाएगी ए की, ठीक है। उसी तरीके से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एल टी माइनस 2, इस पे कितनी पावर जाएगी बेटा, बी, ठीक। यहाँ पर रख लेते हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म है डायमेंशनल फॉर्मूला का, तो n 0 है, l 0 है, t 1 है, ठीक। यहाँ पर l की पावर a और l की पावर b और t की पावर माइनस 2b, ठीक। चलो कंबाइन करेंगे दोनों को, तो n 0 l 0 t 1 और l, देखो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो l की पावर a प्लस b और t की पावर क्या बेटा, इसमें t को रहेगी, तो t की पावर इस वाले का ले लेंगे पूरा माइनस 2b, ठीक है। चलो अब कंपेयर करेंगे, क्या करना है, कंपेयर करना है इन दोनों को। यहाँ से देखेंगे किसको कंपेयर करेंगे, पावर्स को कंपेयर करना है। a प्लस b, देखो l की पावर क्या है, a प्लस b, यहाँ l की पावर है 0, यानी a प्लस b इज इक्वल टू 0, यानी a इज इक्वल टू माइनस b, ठीक है। चलो अगला कंपैरिजन करेंगे जब हम, तो t की पावर 1 है और t की पावर माइनस 2b है, तो माइनस 2b इज इक्वल टू 1, सो b इज इक्वल टू आया माइनस का 1/2, ठीक है। इसकी हेल्प से हम a निकाल देंगे। a कैसे निकालोगे बेटा, a इज इक्वल टू आएगा माइनस b था, माइनस b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/2, यानी a आपके पास आ गया 1/2, पॉजिटिव 1/2। चलिए आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या थी आपके पास, t इज प्रोपोर्शनल टू l की पावर a एंड g की पावर b, a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l की पावर a, l की पावर a का मतलब कितना है 1/2, यानी l की पावर 1/2, और g की पावर कितनी बेटा, b थी, b की वैल्यू माइनस का 1/2, तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लेकिन कैसे लिख सकते हैं इसको, है ना, सोचिए l की पावर 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट l, और g की पावर माइनस 1/2 का मतलब होता है अपॉन में अंडर रूट g, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट l अपॉन g, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटेगा, एक कांस्टेंट आएगा अंडर रूट l अपॉन g। इस तरीके से हमने एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया टाइम पीरियड, इफेक्टिव लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तीसरी एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या है, सिस्टम है MKS टू CGS में कन्वर्ट करना और CGS से MKS में कन्वर्ट करना, ठीक है। ये भी हम डायमेंशनल मेथड के थ्रू कर सकते हैं, डायमेंशनली इनको किया जा सकता है। चलिए देखते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कोई भी ले लो आप, जूल को 1 जूल को हाउ मेनी अर्ग होते हैं ये चेक कर लें। दूसरा हो सकता है 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, है ना।
जूल का एक यूनिट है बेटा वर्क की, न्यूटन का एक यूनिट है फोर्स की, अर्ग भी वर्क की यूनिट है लेकिन सीजीएस यूनिट है ना, और ये टाइम न्यूटन की सीजीएस यूनिट है। वेरी गुड। चलिए तो इनमें से कोई सा भी एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए न्यूटन वाला ले लेते हैं। जैसे 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डायन। ठीक, इसके लिए फॉर्मूला लगाया जाएगा N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ये इसका फॉर्मूला है, हम इसको यूज करेंगे। बात कर लेते हैं पहले MKS यूनिट की और CGS यूनिट की। हम कुछ मान लेते हैं, ठीक है, डायमेंशनल के मान, डायमेंशन के मान दिए जाएंगे। जैसे हमने माना M1, L1 और T1, ये जो है डायमेंशंस हैं इन MKS। ठीक, M2, L2, T2, ये डायमेंशंस हैं इन CGS। ठीक, इसमें N1 N2 क्या है बेटा? N1 N2 मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। U क्या है? यूनिट 1 यूनिट 2, यानी MKS यूनिट और CGS यूनिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए वहाँ वैल्यू का ही पता है सर, N1 की पता है, U1 पता है, U2 भी पता है, लेकिन N2 पता नहीं। कैसे देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। N1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई U1। तो U1 क्या है आपके पास? देखो M1 L1 T1। अगर हम न्यूटन की बात करें तो न्यूटन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है बेटा, यानी फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है M1 L1 T माइनस 2। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। इसके साथ कंपेयर करेंगे, देखो कैसे करेंगे। M1 की पावर 1, L1 1 और T1 की पावर माइनस 2 इज इक्वल टू CGS की अगर हम बात करें तो ब्लैंक, क्योंकि हमें N2 निकालना था, और सेम वही लिख देंगे आप CGS यूनिट के साथ, डायमेंशंस के साथ। M2 की पावर 1, L2 की पावर 1 और T2 की पावर माइनस 2। आगे सॉल्व करेंगे। N2 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो N2 इज इक्वल टू कितना जाएगा बेटा? M1 L1 T माइनस 2 अपॉन M21 L21 एंड T2 माइनस 2। ये दोनों के डायमेंशंस को डिवाइड कर देंगे, N2 की वैल्यू निकालेंगे। करना कैसे वो देखेंगे आप। तो N2 इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट अलग अलग लिख दूँ दोनों को, M1 अपॉन M2, L1 अपॉन L2 और T1 अपॉन T2। सही है, पावर से आगे इसमें माइनस 2 था, इसमें 1 था, पॉजिटिव 1 है ना, और इसमें भी 1 था। अगर हम बात करें MKS यूनिट ऑफ किलोग्राम, क्या होती है बेटा? किलोग्राम की क्या होती है? किलोग्राम। 1 तो 1 किलोग्राम अपॉन 1 ग्राम, और 1 मीटर इज अपॉन 1 सेंटीमीटर, पावर लगा के लाना है, और 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड की पावर माइनस 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 किलोग्राम में हाउ मेनी ग्राम्स, है ना? हाउ मेनी ग्राम्स है 1 किलोग्राम, तो N2 इज इक्वल टू आपको मिलेगा सर 1000 ग्राम्स होते हैं। कितने होते हैं? 1000 ग्राम्स होते हैं 1 केजी में। ठीक, की पावर कितनी है? 1। इसकी बात करें तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये लेंथी होते नहीं है इतने ज़्यादा, लेकिन पहली बार एक्सप्लेन कर रहे हैं, और आप लोग भी जब सीखोगे तो ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा। इतने लेंथी नहीं होते हैं। 1 सेंटीमीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर की पावर 1, 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड की पावर माइनस 2। वैसे तो ये कट गया ना, ये 1 बचा पूरा, 1 की पावर माइनस 2 1 होता है। तो N2 इज इक्वल टू, ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, क्या बचा आपके पास? 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100। N2 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, और N2 इज इक्वल टू 10 की पावर 5। इसका मतलब 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डायन। सही है? तो इस तरीके से हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर देंगे यूनिट्स को। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।